हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंतर्गत आपकी जो 4th यूनिट है उसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इवैल्यूएशन से संबंधित है। इसके अंतर्गत पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आपको पढ़ना होगा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, और उन सहगामी गतिविधियों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा वो भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक के अंतर्गत प्लांटेशन वर्क जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं वो हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्लांटेशन वर्क एनवायरनमेंट एजुकेशन में कैसे काम करता है और ये एज अ को करिकुलर एक्टिविटी क्यों यूज़फुल है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे भारतवर्ष में वनों की और वृक्षों की क्या महत्ता है। ये हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी महत्ता है, पृथ्वी में भी इसकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनके बिना हमारा जो जीवन है, हमारी लाइफ है, वो संभव नहीं हो सकती। तो क्यों हमें प्लांटेशन करना ज़रूरी होता है? क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध रखते हैं। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है उसको ये अवशोषित करते हैं, और जो फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, हमारे जनजीवन के लिए रिक्वायर्ड है, उसको हमें देते हैं। तो यहाँ पर प्लांटेशन वर्क को इसलिए इम्पॉर्टेंट बताया गया है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, इस प्लांटेशन के वर्क को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है, लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस देनी है, तो हमें इसे बहुत सारी चीज़ों से जोड़ कर रखना है। जैसे कि भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है कि जितने भी वृक्ष हैं, जो मेडिसिनल वैल्यूज़ के वृक्ष हैं, उनको हमने अपने धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ा हुआ है। आपने देखा है कि तुलसी की पूजा होती है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट बरगद है, बरगद की भी पूजा होती है जिसको हमने अपने धार्मिक विधि विधान से जोड़ा है, तीज त्योहारों से जोड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम धार्मिक रूप से अपने जीवन में अटैच करते हुए उनकी इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं। अब यहाँ पर आता है वृक्षारोपण वानिकी का अर्थ क्या है। देखिए, वृक्षारोपण या वानिकीकरण को अगर हम समझेंगे तो इसमें यह है कि हम वनों को केवल लगाएं नहीं, मतलब अब वन कैसे निर्मित होते हैं? एक वृक्ष से वन नहीं निर्मित होगा। जब हम मास क्वांटिटी में वृक्ष को लगाएंगे और बहुत आगे तक उसकी देखभाल करते रहेंगे, मतलब जब वो पूरी तरीके से पनप जाए, जब उसकी जड़ें पूरी तरीके से पकड़ लें, वो एक परिपक्व वृक्ष बन जाए, तब तक हमें उसकी देख रेख करनी है। और इसी से ही वानिकीकरण और वृक्षारोपण का अर्थ निकलता है। तो आपको प्लांटेशन देखा होगा आपने कि बहुत सारी जगह प्लांटेशन किया जाता है, लेकिन उन पर आगे चल के ध्यान नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप आपके किए हुए गतिविधि, कार्यक्रम, क्रियाकलाप का कोई महत्व नहीं रह जाता है अगर लगाया हुआ प्लांट वृक्ष मर जाता है। तो आपको कंटिन्यूस उसकी देखभाल करनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, बहुत सारी सहभागिता है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर भी होती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ये आदेश दिए जाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी वन नीति को क्रियान्वित करें, किस तरीके से उनका रखरखाव करें, किस तरीके से वन विभाग का इस्टेब्लिशमेंट करें, उसके अंतर्गत लोगों को, ऑफिसर्स को इनरोल्ड करें और वो उनकी देखभाल करें। तो ओवरऑल वानिकीकरण वृक्षारोपण है वृक्षों का लगाना, वृक्षों को बढ़ाना, वृक्षों का देखभाल करना, उनके लिए पर्टिकुलर एक विभाग को निर्मित करना, उस इस्टेब्लिश करना, कुछ लोगों को जो उसके एक्सपर्ट्स हैं कि किस तरीके से अगर वृक्ष को काटना बहुत ज़रूरी है तो उसकी जगह हम दूसरी रिप्लेस्ड प्लांट को हम ज़रूर लगाएं। यहाँ पर एक के बदले 10 इस तरीके के जो वाक्य हैं ये प्रचलित करें कि हम अगर एक वृक्ष, बहुत ही परिपक्व वृक्ष को हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसकी जगह हमें 10 वृक्षों को लगाना है, तभी वो उसकी रिप्लेसमेंट कही जाएगी। तो ये सब वृक्षारोपण है। इस पूरी तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम वृक्षारोपण का महत्व समझें तो प्लांटेशन एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आपका उस पूरे बैकग्राउंड को समझना होगा। प्लांटेशन क्या होता है, वृक्षों की क्या महत्वता होती है और प्लांटेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, पेड़ आप सभी को मालूम है कि हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और फ्रेश जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से
हमारा जीवन यापन चलता है। अब जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जगह जगह बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, तो ये हमारे वनों के एरिया को काट के बन रहे हैं। अब देखिए इतना बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में डेवलपमेंट नहीं रह जाता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वृक्षारोपण मदद करता है। कैसे मदद करता है कि अगर देखिए एक जगह कहीं वृक्षारोपण या कोई वनों की पूरी एक चेन है वहाँ पर, तो वहाँ से हमको लकड़ी, ईंधन, खाद, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स सब कुछ एक ही प्लांट से हमको मिल जाता है। तो एक तरीके से हम ये कहें कि ये पूरे वृक्षारोपण जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेट को, हमारी अर्थव्यवस्था को, इकनॉमी को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड करते हैं और इनकी आयात निर्यात से हम लोगों को फ़ायदा होता है। पेड़, पक्षी और जंगली जीवन के लिए एक वरदान है, ऑब्वियसली है, क्योंकि वृक्षों में ही सारे पशु पक्षियों का वास होता है। वो उसमें अपना जो हैबिटेट है उसको खोजते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पर रहते हैं। जैसे ट्री कंगारू है, ट्री फॉग है, स्पाइडर मंकी है, उड़ने वाला लामूर है, ग्रीन टी पाइथन, कोआला, ये सब पेड़ों पर ही रहते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो अल्टीमेटली वृक्ष है। अगर ये वृक्ष नष्ट कर दिए जाएंगे तो आप समझिए कि सीधे सीधे आप एक पूरी फूड चेन को, एक इकोलॉजिकल वेब को आप नष्ट कर रहे हैं। भूदृश्य के लिए वृक्षारोपण का महत्व है। अब भूदृश्य के लिए, क्योंकि लैंडस्केपिंग होती है, जहाँ आपने कटाई कर दी वहाँ पर जो मिट्टी की पकड़ है वो ढीली पड़ती जाती है। अल्टीमेटली बाढ़ अगर आती है, फ्लड टाइम आता है, तो वो सब पूरी मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी जो कि कही जा रही है, वो उसको वहाँ से बहाकर ले जाती है। तो कितना नुकसान हो गया। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें वृक्षारोपण का महत्व समझना चाहिए। अब वृक्षारोपण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए वृक्षारोपण के लिए गैर सरकारी, सरकारी, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं और इसके लिए टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। और आपने देखा होगा हर सरकारी विभाग या फिर एनजीओ में या फिर गैर सरकारी विभाग में एक समय जब बारिश का समय होता है तो ये प्लांटेशन वीक ज़रूर मनाया जाता है, क्योंकि ये हमें अवेयर करने के लिए होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने के लिए होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम गवर्नमेंट का रोल देखते हैं अगर प्लांटेशन में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अपनी ज़मीन पर लगाएं पेड़ पौधा, सरकार देगी 50% अनुदान। तो ये समय समय पर इस तरीके की ऐसी स्कीम्स निकाली जाती हैं जिससे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि कितनी तेज़ी से वन काटे जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। उसको कम करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रति ज़मीन पर अगर वनों को लगाता है, वृक्षारोपण करता है, तो उसको सरकार द्वारा एवज में कुछ ना कुछ उपहार या दिया जाएगा। ठीक है, तो मनरेगा के तहत निजी भूमि पर भी लगाए जाएंगे पौधे। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो राज्य सरकार में, अगर आप इकोलॉजिकल या वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये स्कीम्स पता चलेंगी किस तरीके से सरकार ने वृक्षारोपण के लिए भिन्न भिन्न स्कीमों का अनावरण किया है, को स्टार्ट किया है। तो 2022 में इसी तरीके से एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। केंद्र सरकार ने कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 23 जुलाई 2020 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसको 10 कोयला लिग्निन बेरियम राज्य के 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर पेड़ लगाने की बधाई दी थी। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम एक मास लेवल पर वृक्षारोपण किया जाता है। इस प्लांटेशन वर्क से आपको पता चलता है कि एनवायरनमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है, प्लांट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट में। थैंक यू। इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे पढ़ेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन कैसे कैसे चलाई जाती है। ये भी टॉपिक आपका फोर्थ यूनिट में है। फोर्थ यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आता है कि कौन किस तरीके से एनवायरनमेंट रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी, उनमें कौन कौन सी सूचनाएं ऐसी होंगी जो लोगों को दी जाएंगी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण जन जागृति के लिए समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यावरण जन जागृति को बड़े पैमाने पर विभिन्न कार्यक्रम आंदोलन के द्वारा जागरूकता फैलाना है।
तो इसमें जागरूकता फैलाने के अंतर्गत सबसे पहले हम आते हैं पर्यावरण सूचना अभियान में। इसके अंतर्गत 10 सूचना केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1982 में हुई थी। तो अब इसके अंदर क्या क्या आ गया था कि विश्व सूचना कार्यक्रम हम चलाएंगे जो कि पर्यावरण से संबंधित होंगे। अब पर्यावरण से संबंधित होंगे तो लेकिन उसमें कौन कौन से फील्ड्स को इंक्लूड किया जाएगा, इनकलकेट किया जाएगा, वो हैं पर्यावरणीय तकनीक, कौन कौन से इन्वायरमेंटल टेक्निक्स हैं, विश्व विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित, जहरीले रसायन, पॉइजनस केमिकल्स जो होते हैं, परितंत्र, तो इकोसिस्टम से संबंधित हम अवेयरनेस चलाएंगे। तटीय तथा अतटीय पारिस्थितिक, कोस्टल एंड नॉन कोस्टल ऑफशोर्स एरियाज़ के प्रति हम अवेयरनेस फैलाएंगे जो कि बच्चों के लिए भी होगा, बड़ों के लिए भी होगा, जन जागृति प्रोग्राम होगा। प्रदूषण नियंत्रण, कूड़ा करकट में जीव सदन। तो इस तरीके से निम्न कैंपेन्स हैं जो चीज़ चलाई जाती हैं समय समय पर सरकार द्वारा। साथ ही पर्यावरण सूचना प्रणाली का भी आयोजन किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न सेमिनार्स, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, ऑडियो विजुअल एग्जीबिशंस निकाली जाती हैं और इसका मेन मकसद यही होता है कि हम अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम 1986 में चलाया गया था जिसके अंतर्गत 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक पर्यावरण जागरूकता को विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे। और क्या कार्यक्रम हो सकता है? चिपको आंदोलन। आपने सबने सुना होगा इस आंदोलन के बारे में। तो इसको सबसे पहले 1970 में गढ़वाल के नागरिकों द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर क्या किया था? श्री चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चिपक कर उन्होंने पेड़ों को काटने से मना किया था। इसके बाद श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन को आगे अग्रसित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था और सबसे पहले इसको श्री चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा पेड़ों से चिपट कर इसको काटने नहीं दिया गया था। ये 1970 में स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ 1927 में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बात करें। इसके साथ ही एक और आंदोलन किया गया था। जैसे 1970 में राजस्थान के एक जोधपुर के इलाके में एक राजा अभय सिंह थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें अपने महल को बनाने के लिए चूने की भट्टी जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होगी। अब राजस्थान में लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? पेड़ों को काट कर। वैसे भी पेड़ बहुत कम होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ का जो स्टेट प्लांट है जिसको हम कहते हैं खेजड़ी का पेड़, आप लोगों में से जो भी लोग जानते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं या वहाँ आप गए हैं तो आपको पता होगा कि खेजड़ी के वृक्ष को वहाँ का स्टेट प्लांट घोषित किया गया है। तो उन्होंने वहाँ की लकड़ियाँ खेजड़ी के वृक्षों को काट कर लाने को कहा, जिसमें उसके महाराजा के जो भी सैनिक थे वो वहाँ काटने गए तो वहाँ की महिलाओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने फिर उस खेजड़ी के पेड़ से चिपक कर उन्होंने विरोध किया कि हम इसे नहीं ले जाने देंगे। लेकिन वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने उन व्यक्तियों को भी मार डाला, साथ में उन पेड़ों को भी काट डाला। तो उसकी याद में आज भी वहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए वहाँ पर कितना लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर भावनात्मक जुड़ाव है कि उन्होंने उन वृक्षों को कटने से पहले अपनी ही जान दे दी। तो इस तरीके से वहाँ पर इसको एक स्मृति के रूप में मनाया जाता है कि लोगों ने इतनी भावनात्मक रूप से पेड़ों को जुड़ाव रखा। तो ये इस तरीके से इसका इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का स्टार्ट हुआ। तो चिपको आंदोलन और खेजड़ी का वृक्ष काटने के लिए जो आंदोलन किया गया था, इन सबको आपको पता होना चाहिए। इन संघर्ष में क्या क्या हुआ, इनमें किसके लिए ये संघर्ष किया गया। तो यहाँ पर इसी चिपको आंदोलन की ही तर्ज पे कर्नाटक में एपिको आंदोलन भी चलाया गया जो बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह था। अब चिपको आंदोलन में, एपिको आंदोलन में क्या किया गया था कि ये कर्नाटक में चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और पर्यावरण संरक्षण के रूप में पेड़ों को ना कटने से जोड़ने के लिए ही इस कार्यक्रम को 10 दिन तक चलाया गया था। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है, जो कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण पुरस्कार है। 1991 में इसका प्रारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में इसका आरंभ किया गया था और इसमें पुरस्कार के रूप में राशि भी दी जाती है। महावृक्ष पुरस्कार
का आरंभ 1993-94 में किया गया था। इसके अंतर्गत जो भी पर्सन्स होते हैं उनको एक पुरस्कार राशि दी जाती है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। इस तरीके से विभिन्न पुरस्कारों को करते हुए, कार्यक्रमों को लेते हुए हम एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस कैंपेन को चलाते हैं और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता को बढ़ाते हैं। तो अब छात्रों के लिए क्या कहा गया है, अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाने के लिए समय समय पर उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं जो कि इन्वायरमेंट के ही किसी क्षेत्र से संबंधित होती हैं। पर्यावरणीय संबंधी विभिन्न बोर्ड का गठन किया जाता है और इन बोर्ड के माध्यम से जन जागरूकता लाई जाती है, जैसे राष्ट्रीय वृक्षारोपण एवं परितंत्र। इस बोर्ड के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह वन तथा पर्यावरण विभाग संस्थान कहलाता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरीके के विभाग हैं जो वनों से संबंधित हैं, वृक्षारोपण से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड, इसके अंतर्गत हम पशु कल्याण सप्ताह मनाते हैं और पशु वध रोकने, उनके संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा नाम के एक अलग विषय को लागू करके भी पर्यावरण अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरणीय अध्ययन विषय को लागू करने पर बल दिया जाता है। आपने ये देखा होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर द इंडिया चले जाइए, एनवायरनमेंट एजुकेशन का आपको हायर एजुकेशन में एक ना एक पेपर किसी न किसी सेमेस्टर में देखने को ज़रूर मिलेगा। पर्यावरण दिवस के रूप में जागृति, अब विभिन्न इन्वायरमेंटल डेज़ हैं वो आपको याद रखने हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल डेज़ मनाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे के फॉर्म में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से समय समय पर विभिन्न इन्वायरमेंटल डेज़ को मनाकर भी हम अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्यावरण अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई थी। अब इन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इनका केंद्र कहाँ है, कहाँ पर इनका कार्य क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पारिस्थितिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट सेंटर से संबंध है। ये खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में स्थित है और सालिम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है, मुंबई नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के अंतर्गत। सीपीआर पर्यावरण केंद्र चेन्नई में स्थित है, सीपीआर अक्षर फाउंडेशन के अंतर्गत। इसके अलावा पर्यावरण तथा वन्य जीव मंत्रालय को भी घोषित किया गया है। ये क्या है, पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। मरुक्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। वृक्षा एवं पर्णपाती वन संस्थान जोराहाट में। काष्ठ प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। भारतीय वन जीवन संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रशासन संस्थान भोपाल में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद बेंगलुरु में स्थित है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स, केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किए गए हैं। क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ानी है और इन अनुसंधान केंद्रों का, इन बोर्डों का यही एक मुख्य लक्ष्य होता है कि वो किस तरीके से पर्यावरण को बचाएं, उनके प्रभावित जो उनके पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए ये स्थापित किए गए हैं उनमें उस दिशा में काम करें। अब पर्यावरण जागरूकता के प्रति बच्चों में अभिवृत्ति, कैसे उनके अंदर एटीट्यूड को बढ़ाना है, कैसे उनको जो उनकी पर्सनालिटी है उसमें हमें इस एटीट्यूड को इनबिल्ड करना है। तो समय समय पर इस तरीके से जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्लांटेशंस होते हैं, जो विजिट्स होती हैं, शैक्षिक दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों का प्रदर्शन होता है, इसके द्वारा आप बच्चों के अंदर अभिवृत्ति डाल सकते हैं। एज अ अध्यापक, एज अ टीचर आप उनको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रमों के थ्रू ही जब स्टूडेंट्स
आपस में मिलकर पोस्टर्स बनाते हैं, रैली निकालते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और जब तक ये फीलिंग्स हमारी पर्सनालिटी में इनबिल्ट नहीं हो जाएगी, हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो समय समय पर इस तरीके से अवेयरनेस कैंप भी लगाने चाहिए, इस तरीके से इवेंट्स भी कराने चाहिए, वृक्ष सप्ताह मनाना चाहिए, क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को करानी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, जिनके थ्रू आप पर्यावरण जागरूकता फैला सकते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये इसी से रिलेटेड है, जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, प्लांटेशन वर्क है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित, उसको इस पूरी यूनिट में फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत लाया गया है। होप कि आपको काफ़ी हद तक इसके बारे में समझ पैदा हुई होगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड MCQs करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।